बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आप लोग ये जहन में रख लें कि ये टॉपिक आपके 2 MCQs कंफर्म कराएगा। आप पिछले साल का कोई भी पेपर उठा लें, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लें, उससे पिछले ईयर का आप कोई भी टेस्ट उठा लें, इस टॉपिक में से लाजमी 2 सवाल तो आए ही आए हैं। कुछ पेपर में 3 और कभी 4 भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको गौर से समझिएगा, इसको गौर से पढ़िएगा। मेरी अपनी भी कोशिश होगी कि इसके हर एस्पेक्ट को मैं कवर कराने की कोशिश करूँ। टॉपिक क्या है जी? टॉपिक है हमारे पास हाफ लाइफ का। सबसे पहले देखते हैं कि हाफ लाइफ होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द एटम्स डिके। ठीक है, मतलब क्या है कि कंसिडर, इसमें पहली जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि ये है टाइम पीरियड। सबसे पहले हाफ लाइफ क्या है? एक पीरियड का नाम है। ठीक है, ये किसी इंस्टेंट का नाम नहीं है, ये एक पीरियड होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक यहां पर पड़ा हुआ है और इसकी हाफ लाइफ जो है, इस ब्लॉक की हाफ लाइफ लेट से 2 इयर्स है। तो क्या होगा? ये होगा स्टूडेंट्स के पहले 2 साल जब गुजरेंगे, ठीक है, तो ये अपने साइज का हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब नेक्स्ट 2 इयर्स गुजरेंगे तो ये अपने साइज का मजीद हाफ हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट 2 इयर्स गुजरेंगे तो ये और हाफ हो जाएगा, और इसी तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये हाफ होता जाएगा। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि इतना पोर्शन इसका खत्म हो गया, यानी कि हाफ पोर्शन। फिर अगले में ये वाला हाफ, फिर अगले में ये वाला हाफ, फिर अगले में ये वाला हाफ। तो इस तरह हर हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ कि इसके हाफ ऑफ द एटम्स जो थे वो क्या हो गए? डिके हो गए। तो सिंपल क्या है कि टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द एटम्स डिके इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। पहली चीज हमने देख ली। अब अगली जो छोटी सी चीज हमने देखनी है वो हमने पहली इसकी चीज पढ़नी है, जो कि है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टोटल टाइम, हाफ लाइफ एंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इस तरह है स्टूडेंट्स कि कुछ सिंबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि जहां पर मैं ये टी हाफ लिखूंगा इसका मतलब होगा हाफ लाइफ। और मेरी कोशिश ये होगी कि जहां पर भी मैंने हाफ लाइफ का जिक्र करना है मैं उसको कैपिटल टी और उसके साथ हाफ से मेंशन करूं। जहां पर ये स्मॉल टी होगा इसका मतलब होगा टोटल टाइम, और जहां पर ये छोटा एन होगा इसका मतलब होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, तो अब ये सब पढ़ाने का मकसद क्या है? सवाल इस हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 10 years. After 50 years, how many half-lives have passed by? ये सवाल है, एक बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, इसके लिए जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है कि n नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो यहां पर टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 50 ईयर्स दिया हुआ है, और हाफ लाइफ दी हुई है 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 हाफ लाइफ्स। तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व होता है। तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, t हो गया हमारे पास टोटल टाइम, और t हाफ हो गया हाफ लाइफ। तो ये थी पहली चीज जो हमने हाफ लाइफ के बारे में पढ़ी, ये इस स्लाइड में।
अब एक अगली चीज देख लेते हैं जाके। हम कंसिडर करते हैं इस तरह से कि हमारे पास एक पीस है, एक ब्लॉक है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। इस ब्लॉक के बारे में मैं कह देता हूं कि ये है इनिशियल नंबर है हमारे पास, इसको मैं n से लिख देता हूं। ठीक है, इसने कुछ हाफ लाइफ्स गुजारी और ये पीछे रह गया, लेट से n डैश रह गया। अब मैं कहता हूं कि कितना जो है वो डिके हुआ है। ठीक है, डिके की बात करते हैं कि कितना डिके हुआ है। तो डिके ऑब्वियसली हमारे पास n माइनस एन डैश हुआ है। इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा n से, कि डिकेड हमारे पास है डेल्टा n। अब कितना जो है, हम ये देखना चाहते हैं कि डेल n कितना किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज है कि सबसे पहली जो चीज है n की डिपेंडेंसी में, वो ये है कि डेल्टा n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। यहां पर n क्या था हमारे पास? n था इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो डेल्टा n जो है वो n पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे करता है? कंसिडर ऐसे करते हैं कि एक हमारे पास है 10 kg का ब्लॉक और एक हमारे पास है इसका हाफ ब्लॉक 5 kg का। ये 10 kg का है, ये 5 kg का है, दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं और लेट से दोनों की हाफ लाइफ जो है वो 2 इयर्स है। तो आफ्टर 2 इयर्स इसका कितना बच जाएगा पीछे? इसका 2.5 kg बच जाएगा। और आफ्टर 2 इयर्स इसका कितना बच जाएगा? इसका 5 kg बच जाएगा। अगर इसमें हम डिके देखें तो कितना हुआ है? इसमें डिके देखें तो 2.5 kg का हुआ है और इसमें अगर हम डिके देखें तो इसमें भी 5 kg का हुआ है। तो देखें, इनिशियल जब हमारे पास ज्यादा था, इनिशियल जब ज्यादा था तो डिके भी ज्यादा था, इनिशियल जब कम था तो डिके भी कम था। तो इसलिए ये पहली चीज हम लिखते हैं, ये वाली चीज, कि डेल्टा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब दूसरी चीज क्या है कि डेल्टा n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, टोटल टाइम के। अब इस चीज को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे उसको देख लेते हैं। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स सेम है, यानी कि ये वाला ब्लॉक भी 5 kg का है और ये नीचे वाला ब्लॉक भी 5 kg का है। तो हमने इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स वाली बात हटा दी। ये जो है ये 2 इयर्स डिके करता है और ये जो है ये 4 इयर्स डिके करता है। ठीक है, तो अब देखें यहां पर कितना बचा होगा? यहां पर बचा होगा 1.25 kg और डिके कितना हुआ होगा? 3.75 kg। जबकि यहां पर डिके कितना हुआ होगा? यहां पर हुआ होगा 2.5 kg। तो देखें, जब टाइम पीरियड ज्यादा गुजरा तो उतने ही ज्यादा एटम्स क्या हुए? डिके हुए। जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर लेंगे तो यहां पर जो चीज आएगी वो आएगी हमारे पास कि डेल्टा n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n और t के, यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स और टाइम पीरियड के। जब मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहां पर एक नई चीज आ जाएगी, लैम्डा जिसका सिंबल है, इसको कहते हैं हम डिके कांस्टेंट। और अब हमारी जो अगली स्लाइड है वो सारी की सारी इस डिके कांस्टेंट के ऊपर है। तो अब पढ़ लेते हैं हम डिके कांस्टेंट को। डिके कांस्टेंट क्या होता है? डिके कांस्टेंट का सिंबल जो है हमारे पास वही लैम्डा है। डिके कांस्टेंट की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, जो भी हमने निकाली थी, वो क्या किस तरह से आई थी कि डेल्टा n जो है वो इक्वल है लैम्डा n और t के।
यहां से अगर मैं डिके कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आती है डेल्टा एन, एन और टी। लेकिन डिके कांस्टेंट जो है वो इनमें से किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, इस इक्वेशन का कांस्टेंट है। अब अगर डिके कांस्टेंट इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता तो डिके कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? तो स्टूडेंट्स, डिके कांस्टेंट जो है वो हमारे पास डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, और मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करता है कि जो चीज जितनी ज्यादा रेडियो एक्टिव होगी, जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी, उस चीज का डिके कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। और जो चीज जितनी स्टेबल होगी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होगी, डिके कांस्टेंट उस चीज का उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये है कि डिके कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है। अगली जो चीज है वो हमने देखनी है, यहां पर इसको छोटा करके ही लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास स्लाइड में जगह बन जाए। वो हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ एक दूसरे के साथ 0.693 के रिलेशन के साथ इस तरह कुछ रिलेटेड है। या ये भी कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू 0.693। ठीक है, अब इस हिसाब से आप देखें तो डिके कांस्टेंट और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। तो जिस चीज की डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उस चीज की हाफ लाइफ कम होगी। यही वजह है कि रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ कम होती है और स्टेबल सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक और चीज यहां से मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, इस स्लाइड की आखिरी चीज, वो है मीन लाइफ। मीन लाइफ से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि एक नहीं तो अगले पेपर में सवाल लाजमी आ रहा है। तो 1/डिके कांस्टेंट जो है, 1/डिके कांस्टेंट का नाम मीन लाइफ है। और मीन लाइफ से अगर मैं टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू मीन लाइफ इंटू 0.693। ठीक है, तो यहां पर आपको जो समझनी है चीजें वो क्या क्या है। पहली चीज, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरी चीज ये बात है कि डिपेंडेंसी किस चीज पे है। तीसरी चीज, ये एक इक्वेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत मैंने सवाल देखे हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और आखिर में ये आपको पता होना चाहिए कि मीन लाइफ और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ जाती हैं तो आप ये वाला पार्ट समझ गए हैं। अब जाते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे हाफ लाइफ की, जो है ग्राफ एंड एक्टिविटी पे। कंसिडर करते हैं कि एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास यहां पर 100% का मार्क है। ठीक है, और ये जो हमारे पास y एक्सिस है ये हमें ये बता रहा है कि कितने एटम्स डिके हो रहे हैं, और ये जो है ये हमारे पास टाइम पीरियड की लाइन है जो x एक्सिस है। तो अब हम देखते हैं कि पहली हाफ लाइफ के बाद क्या होगा। कंसिडर करते हैं कि यहां पर पहली हाफ लाइन है, बल्कि इसको इस तरह करने की जगह ये देख लेते हैं कि इस ग्राफ की शेप क्या होगी। तो इस ग्राफ की शेप जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होगी
ये एक आइसोथर्म बनता है। पहली हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा, यानी कि तकरीबन इतना। ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इस नीचे वाले इंटरवल का 50% रह जाएगा। फिर उससे अगली हाफ लाइफ के बाद उससे नीचे वाले टर्मिनल का 50% रह जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। और इसके बारे में याद रखना है कि ये ग्राफ कभी भी जीरो को टच नहीं करता। और यही वजह है कि इनफिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर 100% डिके। कोई भी चीज कभी भी 100% डिके नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपके पास, और ये जो है ये इस तरह से आ गया। ये दो बातें आपको मैंने बता दी। अब इस ग्राफ के बारे में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है इस ग्राफ की स्लोप। तो इस ग्राफ की अगर हम स्लोप को देखें तो स्लोप हमारे पास होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। यहां पर अगर y को देखा जाए तो वहां y पे है हमारे पास डेल्टा n, यानी कि डिके। और x पे है हमारे पास यहां पर टाइम। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं डिस इंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है। और डिस इंटीग्रेशंस पर सेकेंड हमारे पास होता है एक्टिविटी। ठीक है। तो ग्राफ ऑफ जो ये हाफ लाइफ है वो क्या शो करती है, वो एक्टिविटी शो करती है। अब एक्टिविटी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्टिविटी चीज होती क्या है। ठीक है। तो एक्टिविटी को यहां पर देखते हैं हम। यहां पे अपनी जगह थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। एक्टिविटी जिसको ए या आर से शो किया जाता है वो क्या चीज होती है। एक्टिविटी बेसिकली हमें शो करती है रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या रेट ऑफ डीके, या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस। एक्टिविटी जो है उसका एसआई यूनिट हमारे पास आ जाता है बैकक्वेरल। 1 बैकक्वेरल जो है वो इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के। और इसका एक और जो यूनिट है, जो लार्जर यूनिट है, वो है क्यूरी। और 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 10 बैकक्वेरल्स की। ठीक है। तो ये है जनरल बातें एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी की अगर इक्वेशंस की बात की जाए तो एक्टिविटी की हमारे पास दो तीन इक्वेशंस हैं, जिसमें से पहली इक्वेशन जहां पर हम पढ़ चुके हैं जो कि है कि एक्टिविटी इज इक्वल टू डेल्टा एन बाय टी। एक और जो इक्वेशन हमारे पास कॉमनली यूज होती है जिससे हमारे सवाल भी आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक्टिविटी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स के, तो एक्टिविटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिके कांस्टेंट इनटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। या डिके कांस्टेंट की जगह ये भी लिखा जा सकता है कि 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इनटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। तो एक इक्वेशन हो गई हमारे पास ये वाली। ठीक है। और दूसरी इक्वेशंस हो गई ये दो, ये वाली दो इक्वेशंस। ठीक है। तो ये हैं एक्टिविटी की इक्वेशंस जिसमें से सवाल भी आ रहा है। एक लास्ट टाइम का सवाल कर लेते हैं जो कि मेरी समझ से बाहर है कि ये स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन आया है तो उसको करने का तरीका मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सवाल कुछ इस तरह का है कि हाफ लाइफ ऑफ गोल्ड 198, यहां पर 198 इसका मैस है, इज 2.7 days. What will be the activity of 1 milligram of aurum या gold 198?
अब यहाँ पर एक्टिविटी की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, एक्टिविटी हमारे पास इक्वल है इसके या 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इनटू नंबर ऑफ एटम्स के। हम इस सेकंड वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहां पर हम गिवन मास लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, और एवोगाड्रो नंबर है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 10⁻23 डिवाइडेड बाय हम 198। तो इस सब का आंसर जो आता है हमारे पास वो आता है 3 एक्सपोनेंट 18। अगर हम हाफ लाइफ को देख लें तो हाफ लाइफ यहां पर इक्वल है 2.7 डेज के। अगर हमने इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 60 इंटू 60 से। ठीक है, ये वाली दोनों चीजें मैं इस इक्वेशन में डालता हूं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में डालने से क्या आ जाएगा मेरे पास कि एक्टिविटी जो है वो इक्वल हो जाएगी 0.693 इंटू 3 एक्सपोनेंट 10⁻18 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 के। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.91 इंटू 10⁻12 बैक्वेरल्स। अगर हमने इसे क्यूरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि इस 8.91 को डिवाइड कर देंगे 3.7 एक्सपोनेंट 10⁻10 से। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 240 क्यूरी, जो कि करेक्ट ऑप्शन था पेपर में। ठीक है, तो अगर एक्टिविटी का सवाल आ जाए खुदा न खास्ता तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन प्लीज स्टूडेंट्स इस चीज को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ये सवाल सॉल्व होता है, एंड के लिए इसे छोड़ दें, लेकिन एंड में इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगली जो चीज है वो आ जाती है हमारे पास, जो सबसे एक और मेन चीज है इस टॉपिक में, उसके बारे में कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि डिकेड एंड अनडिकेड। सबसे ज्यादा सवाल इस तरह के होते हैं कि 80 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट आफ्टर 10 हाफ लाइव्स, हाउ मेनी grams will be left behind, how much percentage will be left behind, how much fraction will be left behind। तो ऐसे सवाल होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अनडिकेड को यहां पर हम लिखेंगे, अनडिकेड को या रिमेनिंग को, जो चीज होती है ना अनडिकेड का, जब आपके पास लफ्ज इस्तेमाल होता है तो अनडिकेड या रिमेनिंग की बात की जाए तो उसको हम लिख देते हैं सिंपल यू से। और अगर डिकेड की बात हो, हाउ मच इज डिकेड, हाउ मच इज डिसइंटीग्रेटेड, तो उसके लिए हम डी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अनडिकेड के लिए यू और डिसइंटीग्रेटेड या इसके लिए डी। इसके अलावा आप लोग अनडिकेड के लिए एन डैश भी यूज कर सकते हैं और डिकेड के लिए डेल्टा एन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता है। अब फॉर्मूला जो है हमारे पास वो क्या क्या है। अनडिकेड के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि अनडिकेड इज इक्वल टू 1 एन नॉट या इनिशियल डिवाइडेड बाय 2⁻n। और डिकेड के लिए क्या है, डिकेड है हमारे पास इनिशियल माइनस अनडिकेड। ठीक है,
तो ये दो इक्वेशंस हैं जिससे हमारे पास मेजॉरिटी सवाल जो हैं वो सॉल्व होते हैं। आसान सवालों से शुरू करते हैं, फिर ऐसा ऐसा थोड़े से मुश्किल सवालों की तरफ जाते हैं। आसान सवाल, पहला सबसे इजी सवाल कुछ इस तरह से है कि 10 kg of a substance is having half life of 2 years. After 8 years, how much of a substance is left behind? ये एक छोटा सा आसान सा सवाल है जो कि कॉमनली आता है। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हम पढ़ चुके हैं कि उसका फॉर्मूला ये होता है, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 8 ईयर्स और हाफ लाइफ दी हुई है हमें 2, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब हमें पता है, ऊपर हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि हमसे लेफ्ट बिहाइंड का पूछा गया है, हमसे रिमेनिंग का पूछा गया, हमसे अनडिकेड का पूछा गया है। तो अनडिकेड का फॉर्मूला है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n। अब इनिशियल हमें दिया हुआ है 10 kg, 2 रेज टू द पावर 4, तो 2 रेज टू द पावर 4 का आंसर होता है 16। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/8 ऑफ अ सब्सटेंसेस लेफ्ट बिहाइंड, 5/8 व्हाट kg। तो ये हो गया पहली चीज अनडिकेड। इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज डिकेड। तो अब हमारे पास सवाल आ गया डिकेड का। अब डिकेड का हमें फॉर्मूला पता है कि डिकेड होता है इनिशियल माइनस अनडिकेड। तो इनिशियल कितना था, 10 था, अनडिकेड कितना है 5/8, तो ये हो जाएगा 75/8 या 9.3 kg। ठीक है, तो इस तरह से अगर सिंपल डिकेड और अनडिकेड का सवाल आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं कि यहां पर आपको ये 10 kg नहीं दिया हुआ, आज सब्सटेंस से सवाल शुरू किया हुआ है, ठीक है, और ये पूछा हुआ है कि हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड। तो जब आपको नहीं दिया होगा कि इनिशियल केजी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोई और चीज, तो आप लोगों ने इनिशियल को 1 लेना है। ठीक है, अगेन वही चीज रिवाइज करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि अनडिकेड इक्वल होता है 1 रेज टू द पावर इनिशियल डिवाइडेड बाय 2n के। अब मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब नहीं दिया होगा तो आप लोगों ने 1 लेना है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4, जो कि हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 जो है वो क्या है, रह गया है। और डिकेड की बात की जाए तो डिकेड होता है इनिशियल माइनस अनडिकेड। हमें नहीं दिया हुआ तो इनिशियल को हम 1 ले लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 15/16। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, अगर ना दिया हुआ हो। अब इसी में एक और चीज जो आप लोगों के पास आ जाती है वो ये आ जाती है कि आप लोगों से यहां पे पूछा होता है हाउ मच, यहां पर एक एडिशन की होती है परसेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस लेफ्ट बिहाइंड। तो जब परसेंट का सवाल होगा तो आप लोगों ने इनिशियल को लेना है 100, तो अनडिकेड यहां पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, और डिकेड कितना हो जाएगा 100 माइनस अनडिकेड। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से काम करती हैं। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, हमने देख ली, इसका एक सवाल भी कर लिया। अब कभी कभार क्या होता है कि इस सवाल का उलट आ जाता है।
उलट कैसे आता है वो देख लेते हैं। उलट इस तरह से आ जाता है कि सवाल ये होगा आप लोगों के पास कि 8 kg ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस टू 1 kg इन 60 days। हाफ लाइफ फाइंड करनी है हमने। ये लास्ट ईयर का ही एक सवाल है कि 8 kg ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस टू 1 kg इन 60 days, हाफ लाइफ बताएं आप। यहां पर अगर हम डेटा इकट्ठा करें तो इसमें जो इनिशियल नंबर था हमारे पास वो था 8 kg का। 1 kg लेफ्ट बिहाइंड है तो अनडिकेड यहां पर है हमारे पास 1 kg। और आखिरी चीज है हमारे पास टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 60 डेज। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड यहां पर हमने करनी है हाफ लाइफ। अब ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना आप लोगों के पास तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। अनडिकेड की इक्वेशन होती है इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। अनडिकेड की जगह हम लिख देंगे 1, इनिशियल की जगह लिख देंगे 8, 2 raised to the power n। ये 8 आप लोगों ने लाना है नीचे यहां पर, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। अब यहां पर अगर आप गौर करें ना स्टूडेंट्स, तो ये जो जगह होगी ये हमेशा 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 होगी पावर ऑफ 2। तो जब भी ऐसा रिवर्स सवाल आए जिसमें आपको इनिशियल और अनडिकेड देके हाफ लाइफ पूछी हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां पर ढूंढना है कि ये कितनी पावर ऑफ 2 है। अब 8 जो है वो 2 raised to the power 3 होता है 8। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 1/8 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n, या 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। यहां पर हम रूल लगाते हैं कि इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर इक्वल, तो n की वैल्यू आ गई 3। अब आगे बहुत आसान काम है। n हमें पता है कि होता है t डिवाइडेड बाय t हाफ, तो 3 यहां पर डाल दिया हमने, 60 यहां पर डाल दिया, यहां पर t हाफ आ गया, तो हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60/3 या 20 डेज। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह से सॉल्व होते हैं जो रिवर्स वाले सवाल आते हैं। सिर्फ इसमें जो ट्रिक है वो क्या है कि यहां पर इसके ऑपोजिट जो चीज होगी वो हमेशा होगी मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 2। अब लास्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी मैंने देखी है कि पेपर में आ रही है और वो बहुत आसान चीज है, इसी इक्वेशन का एक डेरिवेटिव है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वो है रिलेशन बिटवीन रिमेनिंग एंड इनिशियल एक्टिविटी के बारे में सवाल आता है। अब हमें यह पता है कि जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के, और n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसइंटीग्रेशंस के। ठीक है, तो अनडिकेड में मैं ये भी लिख सकता हूं, जिस तरह अनडिकेड की वैल्यू थी कि हमने पढ़ा था कि अनडिकेड इज इक्वल टू इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। तो इस इक्वेशन को मैं एक्टिविटी में कुछ ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूं कि अनडिकेड की जगह मैं लिख सकता हूं रिमेनिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। अब लास्ट ईयर का एक सवाल आया हुआ था जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। सवाल कुछ इस तरह से था कि एक्टिविटी डिक्रीजेस बाय 25% ऑफ द वैल्यू, बल्कि यहां पे बाय नहीं था, बिकम्स था। एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड बिकम्स 25% of its value in 10 days, find half life। अब वही सवाल है जो कि पहले था
लेकिन थोड़ा सा चेंज करना। कैसे चेंज करना है, सॉल्व कैसे करना है, देखें। अब यहां पर हमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन यहां पर परसेंटेज दी हुई है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जहां परसेंटेज दी हो वहां इनिशियल वैल्यू 100% लेते हैं। ठीक है। तो हमें कहा हुआ है कि रिमेनिंग जो एक्टिविटी है, इस फॉर्मूले में देखें तो रिमेनिंग एक्टिविटी जो है वो कितनी है, वो है जी 25%। तो 25 मैंने यहां लिख लिया। इनिशियल एक्टिविटी कितनी है, 100 है, डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। यहां पे 100 को नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n। 25 होता है 4,100, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 2 raised to the power n। अब अगर यहां पर आप गौर से देखें तो अगेन ये पावर है 2 की, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि 1 2 raised to the power 2 इज इक्वल टू 1 2 raised to the power n, या n इज इक्वल टू 2। तो कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2। अब आगे n जो होता है वो होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 10 डेज, यहां पर है 2, यहां पर है हाफ लाइफ। तो इधर से अगर मैं हाफ लाइफ का आंसर निकालूं तो मेरे पास हाफ लाइफ का आंसर आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 डेज। ठीक है। तो अगर आप लोगों को इनिशियल नंबर की जगह एक्टिविटी का लफ्ज यूज किया हो तो कोई चीज नहीं बदलती। इसको सारे को समझाने का मतलब ये था। यहां पर मैंने कोशिश की है कि जितने पास्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं, जितनी चीजें इससे रिलेटेड हैं, वो मैं आपको कवर करा दूं। ठीक है। तो अगर आप इसको सही तरीके से करें, इसके बाद हाफ लाइफ के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, तो मुझे उम्मीद है कि अगर इससे कोई सवाल आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे।